हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 8 द कमिंग ऑफ द मुगल्स, यानी कि मुगल्स का आना या मुगल्स का आगमन। तो पहले ये गेट सेट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है चैप्टर को हम लोग रीड करेंगे। ठीक है। प्रोबेबली योर ट्रबल in writing later in due to the fact that you try to make it too fancy. From now on write in uncomplicated, clear and plain words. This will cause less difficulty for you and your reader. यानी कि आप किसी चीज़ को फैंसी लिखना चाहते हैं। प्रोबेबली योर ट्रबल इन राइटिंग लेटर, कि आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, तो वो इस वजह से उतना ट्रबल कर रहा है लिखने में, क्योंकि आप इसको कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इसको फैंसी बनाना चाह रहे हैं। फ्रॉम नाउ ऑन राइट इन अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी कि इसको अगर आप अनकॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखते हैं और क्लियर और प्लेन वर्ड्स में लिखते हैं, दिस विल कॉज लेस डिफ़िकल्टी। तो इससे क्या होगा, आपको कम डिफ़िकल्टी होगी लिखने में। फॉर यू एंड योर रीडर, यानी कि आपको भी और आपका जो अध्यापक करता है, यानी कि जो आपको रीडिंग कर रहा है इसकी। ठीक है। तो ये क्या था, एक राइटिंग स्टाइल पर था। ठीक है। अब आगे हम लोग सीधे चैप्टर पे आते हैं और चैप्टर को समझते हैं कि चैप्टर में क्या दिया गया है। देखिए, बाय द अर्ली 16th सेंचुरी द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड डिक्लाइन कंसिडरेबली। ठीक है, कि 16th सेंचुरी के अर्ली पीरियड की बात करें तो इस टाइम पीरियड तक जो दिल्ली सल्तनत था उसकी पावर और प्रेस्टीज क्या थी, डिक्लाइन हो चुकी थी, बहुत कम हो चुकी थी। दिस हैड गिवन राइज टू न्यूमरस रीजनल किंगडम, और इसकी वजह से क्या हुआ कि कई क्षेत्रीय राज्य वो क्या है, निकल कर आए। क्षेत्रीय किंगडम जो है वो उभरे कह सकते हैं आप। थस पॉलिटिकली इंडिया वाज इन अ स्टेट ऑफ डिसएरे एंड डिसएंड यूनिटी। इस तरह कह सकते हैं कि इंडिया वाज पॉलिटिकली स्टेट ऑफ डिसएरे। डिसएरे का मतलब होता है कि मतलब अगर राजनैतिक व्यवस्था की बात करें तो उस टाइम पीरियड तक राजनैतिक व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो चुकी थी, अव्यवस्था फैल चुकी थी। डिसएरे का मतलब होता है अव्यवस्था। डिसयूनिटी का मतलब होता है कि एकता ना होना। इट वॉज एट सच अ टाइम दैट द मुगल कन्क्वायर्ड इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर। और ये किस टाइम की बात कर रहे हैं, ये उस टाइम पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। दैट द मुगल कन्क्वायर्ड इंडिया, यानी कि मुगल्स ने क्या कर लिया था, इंडिया को कॉन्कर कर लिया, कैप्चर कर लिया था। एंड इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्पायर, और एक मजबूत जो है शासन यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुगल्स में जो है वो पहला रूलर कौन था जो भारत में जो आया। तो सबसे पहले कौन है, 1526 1526 से लेकर के 1530 तक कौन थे, बाबर थे। ठीक, इनका पूरा नाम मिलता है क्या, जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। यानी कि भारत में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर क्या थे, फाउंडर थे किसके, मुगल एम्पायर की। तो अगर प्रश्न बनता है कि मुगल एम्पायर की फाउंडेशन किसने रखी, तो किसने रखी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। ही वाज अ डिसिडेंट ऑफ तिमूर एंड चंगेज। डिसिडेंट का मतलब होता है वंशज, क्या होता है, वंशज। तिमूर एंड चंगेज खान, यानी कि ये तिमूर और चंगेज खान का क्या था, वंशज था। ही बिलोंग टू अ स्मॉल किंगडम कॉल्ड फरगना, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, फरगना से। और फरगना पड़ता कहाँ पे है, तो फरगना पड़ता है आपका सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में, एक छोटा सा किंगडम था। ठीक है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। व्हेन ही वाज 11 ईयर ओल्ड, और जब वो कितना था, लगभग 11 साल के थे। हिज फादर उमर शेख मिर्ज़ा पास अवे, और इनके पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्ज़ा। तो यदि पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि बाबर के पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम था क्या, उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, पास अवे। ही असेंडेड द थ्रोन एंड ट्राइड टू कॉन्कर समरकंद। तो उन्होंने क्या किया, यानी बाबर ने जो है गद्दी पर बैठे, बाबर जो है गद्दी पर बैठे और ट्राइड टू कॉन्कर समरकंद, और समरकंद को कॉन्कर करने का प्रयास किया, यानी कि उसको हथियाने का या कैप्चर करने का प्रयास किया। ही फेल्ड एंड इन द प्रोसेस ऑफ लॉस्ट फरगना, यानी कि समरकंद को जीतने के प्रयास में इन्होंने क्या किया, फरगना को भी खो दिया जहाँ पर ये खुद शासन कर रहे थे। ठीक है, बाबर वाज थस अ किंग विदाउट अ किंगडम। तो इस तरह बाबर अब क्या हो चुके थे,
एक ऐसे किंग थे जिनका कोई किंगडम ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर ये रूल कर रहे थे वो भी इनसे छीन लिया गया। कब? जब इन्होंने समरकंद को जीतने का प्रयास किया। खैर, आफ्टर बीइंग ड्रिवन आउट ऑफ फरगना बाय दी उज्बेक, तो इनको किन्होंने हराया था? तो उज्बेक्स ने हराया था, ठीक है। फरगना जो है, फरगना से इनको निकाल कर ही बाहर कर दिया था, किनने? उज्बेक्स ने। बाबर कॉन्कर्ड काबुल इन 1504, 1504 में बाबर ने क्या किया कि काबुल को कैप्चर कर लिया। एट दिस टाइम इब्राहिम लोदी रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत, और इसी टाइम पीरियड पर जब इन्होंने काबुल को कैप्चर कर लिया 1504 में, उस टाइम पीरियड पर अगर हम भारत की बात करें, काबुल जानते होंगे आप कि वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है, तो वर्तमान या उस टाइम पीरियड की बात करें 1504 की, तो 1504 में जो है उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत में कौन रूल कर रहा था? तो इब्राहिम लोदी जो है यहाँ पर क्या थे? लोदी डायनेस्टी का रूल था 1504 में। दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड राणा सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़। अब ये दो नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो नाम इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ आपको क्यों है। पहले देख लीजिए कौन कौन है। तो दौलत खान लोदी कौन है? दौलत खान लोदी। और सेकंड कौन है? राणा सांगा। तो दौलत खान लोदी कहाँ के थे? गवर्नर थे पंजाब के। और राणा सांगा कौन थे? ये रूलर थे कहाँ के? मेवाड़ के, ठीक। ये क्या करना चाहते थे? वांटेड टू डिपोज इब्राहिम लोदी, यानी कि इब्राहिम लोदी को ये उनकी गद्दी से डिपोज करना चाहते थे, हटाना चाहते थे दिल्ली सल्तनत गद्दी से। दे इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, और इन्हीं लोगों ने यानी कि राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने इनवाइट किया बाबर को इंडिया में, थिंकिंग दैट आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी ही वुड रिटर्न टू काबुल लीविंग द सल्तनत इन देयर हैंड। और इन दोनों का ऐसा मानना था, राणा सांगा और जो दौलत खान लोदी हैं, कि बाबर क्या करेंगे कि दिल्ली सल्तनत को कैप्चर करके यानी कि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, डिफीट करने के बाद बाबर जो है वापस काबुल लौट जाएंगे और गद्दी हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रयास से या इस सोच के साथ जो है इन्होंने बाबर को इन्वाइट किया। बाबर हु हैड हियर्ड अबाउट द फेबल्ड वेल्थ ऑफ इंडिया, और बाबर जिसने क्या सुना हुआ था कि भारत में बहुत ज़्यादा धन संपदा है, ठीक है, सोने की चिड़िया कहते थे भारत को, ठीक। तो बाबर का ऐसा मानना था कि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा धन संपदा है। थॉट दैट इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड हिज किंगडम, और बाबर ने सोचा कि ये क्या है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि अब तो भारत से बुलावा भी आ रहा है। राणा सांगा है, दौलत खान है, या कर रहे हैं, हमको बुला रहे हैं कि आइए और इंडिया में आकर क्या करिए, आप इन्वेड करिए, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर मेट इब्राहिम लोदी इन पानीपत। बाबर इब्राहिम लोदी की मुलाकात कहाँ पर होती है? पानीपत में होती है, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब मुलाकात का मतलब ये नहीं कि जनरल मीटिंग में गए हुए थे, युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर इनका वार हो रहा था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। द लोदी आर्मी वाज मैनी टाइम्स बिगर। अब ये पॉइंट याद करने वाला है, ये समझने वाला है कि जो इब्राहिम लोदी थे उनकी आर्मी जो क्या थी, वो मैनी टाइम्स बिगर थी, यानी कि बहुत बड़ी थी बाबर की आर्मी से, दैट ऑफ बाबर्स। बाबर हाउएवर हैड अ बैटल हार्डेंड कैवलरी एंड एन एफिशिएंट आर्टिलरी। लेकिन बाबर की बात करें यदि, तो बाबर के पास क्या था? आर्टिलरी और कैवलरी। आर्टिलरी, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार, ठीक है, और आर्टिलरी का मतलब होता है गोला बारूद या इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक। तो इनके पास क्या थी? ये चीज़ें थी। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड कॉन्क्वेर्ड दिल्ली एंड आगरा। तो बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा को कॉन्कर कर लिया या कब्जा लिया, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है बैटल ऑफ खानवा। अब इसके बाद क्या होगा? अब किस टाइम पीरियड की बात की मैंने? 1526 बताया मैंने आपको ये कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में। अब बैटल ऑफ खानवा की बात करें यदि, तो बाबर डिसीजन टू स्टे ऑन इंडिया एंगर्ड राणा सांगा। अब जिन्होंने इनको बुलाया था, यानी कि बाबर को जिन्होंने बुलाया था, तो उनका सोचना तो ये था कि बाबर ने जो है अब इब्राहिम लोदी को हरा दिया और अब ये क्या करेंगे, वापस हो जाएंगे। बट बाबर रिफ्यूज टू बैक, बाबर ने जाने से मना कर दिया कि वापस मैं नहीं जाऊंगा।
बाबर डिसीजन टू स्टे ऑन इंडिया, यानी कि मैं भारत में ही रहूँगा। एंगर्ड राणा सांगा, इससे क्या हुई, राणा सांगा जो है वो नाराज़ हो गए। ही लेड अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट बाबर, ठीक, और उन्होंने जो है एक बड़ी आर्मी का नेतृत्व किया, किसके खिलाफ, बाबर के खिलाफ। द फोर्सेस ऑफ राणा सांगा एंड बाबर मेट एट द बैटल ऑफ खानवा इन 1527, यानी कि देखिए इन्होंने ही इनको बुलाया था भारत में, लेकिन जब ये बाबर ने खुद निश्चय कर लिया कि मैं भारत में ही रहूँगा, तब राणा सांगा ने खुद इनसे जो है इनफ्रंट वार किया, इनसे युद्ध किया, और उसको नाम क्या दिया गया, बैटल ऑफ खानवा दिया गया। कब हुआ, 1527 में हुआ। बाबर सुपीरियर आर्टिलरी एंड मिलिट्री टैक्टिक्स, जो इनकी मिलिट्री टैक्टिक्स थे और जो सुपीरियर इनकी आर्टिलरी थी, गोला बारूद था, लेड टू द डिफीट ऑफ राणा सांगा, इसकी वजह से क्या हुआ, राणा सांगा की जो है हार हुई। ठीक है, देख रहे हैं आप, 1526 में जीत हुई, 1527 में जीत हुई। ठीक है, फिर बैटल ऑफ घाघरा इन 1529, बाबर डिफीटेड द अफगान चीफ इन द बैटल ऑफ घाघरा। ठीक, दीज 3 बैटल सिक्योर्ड बाबर पोजीशन इन नॉर्दर्न इंडिया, और यही 3 बैटल जो हैं जिन्होंने बाबर की जो फाउंडेशन थी इंडिया में वो सिक्योर कर दी कि बाबर की पोजीशन यहाँ पर मजबूत होने वाली है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं कि इसमें आगे और क्या चीज़ें हैं। पहले थोड़ा सा ये मैप देख लीजिए आप कि कहाँ पर क्या था, ताकि आप लोग एक इमेज आपकी माइंड में बन सके। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा तो उनको आप रिलेट कर पाएँ। ये कश्मीर रीजन था, पंजाब, दिल्ली, मारवाड़, मेवाड़, मालवा, खानदेश, बरार, अहमदनगर, बीदर, ठीक है, गोलकुंडा, और ये आपका सिंध था, इधर बुंदेलखंड क्षेत्र था ये, और ये उड़ीसा, बंगाल। ठीक है, और सबसे नीचे जो पड़ता है वो क्या था, विजयनगर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे देखते हैं। तो देखिए, ऑटोबायोग्राफी, बाबर वाज नॉट जस्ट अ ब्रिलियंट जनरल, यानी कि बाबर केवल एक ब्रिलियंट जनरल बस नहीं था, ही वाज आल्सो एन अकम्प्लिस्ड पोएट एंड राइटर, यानी कि वह एक अच्छा लेखक और कवि भी था। हिज ऑटोबायोग्राफी इज कॉल्ड तुजुके बाबरी और बाबरनामा, यानी इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको क्या कहा जाता है, तुजुके बाबरी कहते हैं या बाबरनामा कहते हैं। इन इट बाबर हैज डिस्क्राइब्ड द फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, एनिमल, बर्ड, फ्लावर, फ्रूट एंड अदर डिटेल ऑफ द प्लेसेस ही विजिटेड। तो बाबरनामा में जो है बाबर ने क्या डिस्क्राइब किया है, अच्छा ऑटोबायोग्राफी यानी खुद के द्वारा लिखी गई है इनके द्वारा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उस टाइम पर यहाँ पर क्लाइमेट कैसा था, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट एंड अदर डिटेल्स ऑफ पीपुल ही ऑफ प्लेसेस ही विजिटेड, यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में भारत में घूमा उनके बारे में उसने जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ही हैज़ डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल, ही हैज़ आल्सो रिटन अबाउट हिज ओन लाइफ, और उसने जो है अपने जीवन के बारे में खुद से लिखा हुआ है। ठीक है, अचीवमेंट्स देखिए, बिसाइड हिज मिलिट्री सक्सेस बाबर हैज़ मैनी अदर अचीवमेंट्स टू हिज क्रेडिट। ठीक है, यानी कि मिलिट्री सक्सेस के अलावा भी उसके पास जो है कई सारी अचीवमेंट्स थी जो अपने क्रेडिट के लिए वो जोड़ सकता था या उसको जोड़ी जाती हैं, कह सकते हैं। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन पैलेसेस, उन्होंने ये क्या इंट्रोड्यूस किया था, गार्डन पैलेस इन इंडिया, यानी भारत में जो गार्डन पैलेसेस होते हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बाबर ही लेकर के आए थे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ये दिया गया है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बाबरनामा, यानी बाबरनामा से ये लिया गया एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये था क्या। हिंदुस्तान इज एक्सटेंसिव, फुल ऑफ मैन एंड फुल ऑफ रिड्यूस। इन हिंदुस्तान हैमलेट, विलेजेस एंड टाउन आर depopulated and set up in a movement. If the people of a large town one inhabited for years even flee from it, they do it such a way that not a sign or trace of them remain in a day or a day and half. On the other hand, if they fix their eye on a place in which to settle, they need not dig water courses to construct dams because their crops are all rain grown. तो कहने का मतलब क्या है, बाबर ने की जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा, उसमें से ये पैसेज लिया गया है और उसमें
क्या बताया है इन्होंने कि हिंदुस्तान क्या है, वो एक्सटेंसिवली फुल ऑफ मैन है, लोगों से भरा हुआ है, और फुल ऑफ प्रोड्यूस यानी कि यहाँ खाद्यान्न बहुत होते हैं, अनाज बहुत होते हैं, ठीक है, और ये डीपॉपुलेटेड है यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन नहीं है, एंड सेट अप इन अ मूवमेंट यानी कि बहुत जल्द ही यहाँ पर क्या होते हैं, एक छोटा राज्य जो है, छोटा गाँव जो है बस जाता है। If people of a large town one inhabited for years even flee from it, they do it such a way that not a sign or trace of them remain in a day. यानी कि जब वो यहाँ से फ्ली करते हैं, जाते हैं क्षेत्र को छोड़ करके, तो वहाँ सिंगल आपको ट्रेस भी नहीं मिलेगा, एक मतलब रेसा भी नहीं मिलेगा कि यहाँ कोई रह रहा था उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। If they fix their eye on a place in which to settle, they need not dig water to construct dam. अगर वो कहीं फिक्स कर लें कि उनको वहाँ रहना है, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि वहाँ पर वो डिग करें, किसके लिए, वाटर कोर्सेज के लिए और डैम बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि देयर क्रॉप्स आर ऑल रेन ग्रोन, क्योंकि उनकी सभी क्या होती थी, फसलें जो है वो वर्षा से होने वाली होती थी। तो इसको केवल आपको समझना था, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन बस ये एक थोड़ा सा पैसेज था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए आगे इसमें समझते हैं क्या है। He laid out garden in आगरा, सीकरी एंड धौलपुर, ठीक है, कहाँ कहाँ इन्होंने गार्डन जो बनवाए, तो आगरा, सीकरी और धौलपुर। He introduced a new mode of warfare in India. He showed how the combined use of artillery and cavalry could turn the fate of battle. यानी कि इन्होंने क्या किया कि भारत में जो है एक नए वारफेयर को जन्म दिया। वारफेयर का मतलब होता है कि युद्ध को आप कैसे जीत सकते हैं। आर्टिलरी और कैवलरी यानी घुड़सवार और जो आर्टिलरी है, उन दोनों का इस्तेमाल करके आप किसी युद्ध का भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, इस चीज़ को जो है इन्होंने करके दिखाया, कह सकते हैं। ही री एस्टेब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ द किंग, और जो किंग राजा होता था, राजा की प्रेस्टीज को इन्होंने दोबारा री एस्टेब्लिश किया। नन ऑफ हिज नॉबल कुड एस्पायर टू बी हिज इक्वल, और उसके जो नॉबल्स थे उनमें से किसी ने भी प्रयास तक नहीं किया, एस्पायर का मतलब कि प्रयास तक नहीं किया कि मैं इनके इक्वल हो सकूं। बाबर डाइड इन 1530, और 1530 में क्या होते हैं, बाबर जो है एक्सपायर कर जाते हैं। सिंस ही रूल फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ही कुड नॉट कंसोलिडेट द एम्पायर दैट ही हैड एस्टेब्लिश्ड, द टास्क ऑफ कंसोलिडेशन फेल ऑन हिज सन हुमायूं। यानी कि बहुत छोटे टाइम पीरियड तक, शॉर्ट टाइम पीरियड तक ये क्या रहे हैं, इन्होंने रूल किया और पूरे एम्पायर को ये कंसोलिडेट नहीं कर पाए, यानी कि एकत्रित नहीं कर पाए, जो भी इनके अंतर्गत साम्राज्य आता था उस चीज़ को प्रॉपर जो है कंसोलिडेट नहीं कर पाए। और ये चीज़ अब किसके कंधे पर आ चुकी थी, ये चीज़ आ चुकी थी अब हुमायूं के कंधे पर, ठीक है, क्योंकि बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। हुमायूं कौन था, इनका बेटा था। तो देखिए हुमायूं का टाइम पीरियड क्या है, 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1556। अच्छा, ऐसा टाइम पीरियड क्यों दिया गया है कि 1530 से 40 और 55 से फिर 56? तो मैं आइए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले थोड़ा सा आपको, क्यों है ऐसा कि 1530 से 40 तक इन्हें रूल किया है, और फिर 40 से बाद एक 15 साल का गैप मिला हुआ है 55 तक में, और फिर 55 से 56 रूल किया है। तो हाँ, इनके जीवन में बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या थे और क्यों थे, ठीक है। तो देखिए, नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है, सक्सीडेड बाबर इन 1530, यानी 1530 में जो है ये नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है, इन्होंने सक्सीड किया किसको, बाबर को, यानी बाबर के बाद हुमायूं क्या करे, गद्दी पर बैठे। द नेम ऑफ हुमायूं मीन्स होता है फॉर्चुनेट, ठीक है। अच्छा, हुमायूं का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली, क्या होता है, भाग्यशाली। बट द सेकेंड मुगल रूलर हैड मैनी प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन जो ये सेकेंड मुगल रूलर थे जिनका नाम हुमायूं था, इनके जीवन काल में शुरुआत से ही बहुत सारी प्रॉब्लम रही है, बहुत सारी समस्याएं रही हैं। द एम्पायर वाज स्टिल विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एम्पायर था उसमें अभी भी क्या था, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है उसका पूरा सिस्टम तैयार नहीं था। हुमायूंस ब्रदर, कौन कौन थे ब्रदर, हुमायूं के भाई थे, कामरान, हिंदाल, अस्करी, ठीक है, यानी कि बाबर के कुल मिला के 4 बेटे थे। एक हुमायूं, दूसरे का नाम था कामरान, तीसरा हिंदाल और चौथे का नाम था अस्करी। वर डिससेटिस्फाइड विद द टेरिटरीज दैट दे हैड गॉट, तो जो इनके बाकी 3 भाई थे वो क्या थे, डिससेटिस्फाइड थे, यानी कि खुश नहीं थे। किस चीज़ से खुश नहीं थे, जो इनको टेरिटरी मिली हुई थी,
कि जो क्षेत्र उनको रूल करने के लिए दिया गया था तो वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे कि हमको इतना सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। दे वांटेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली ऑफ फॉर देमसेल्फ, और वो चाहते थे कि हमें क्या मिले, दिल्ली का थ्रोन मिले, दिल्ली का सिंहासन यानी कि हमको मिले बैठने को। द एम्पायर वाज अंडर थ्रेट फ्रॉम ऑल साइड, और जो एम्पायर था वो क्या था, सभी ओर से या सभी तरफ से इसमें क्या था, खतरा था इसको, थ्रेट फ्रॉम ऑल साइड। द राजपूत्स बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एंड द अफगान वर प्रिपेयरिंग फॉर फाइट हुमायूं। जो राजपूत थे जिनमें से बहादुर शाह है, द रूलर ऑफ गुजरात एंड, यानी कि राजपूत बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एंड द अफगान वर प्रिपेयरिंग, यानी कि तैयार हो रहे थे किस लिए, फाइट हुमायूं, हुमायूं से लड़ने के लिए। शेर खान द अफगान किंग हैड एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन ईस्टर्न एंड वांटेड टू एक्सपेंड इट टुवर्ड नॉर्दर्न, ठीक है। यानी कि वर्तमान इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो ईस्टर्न क्षेत्र में शेर खान ने क्या कर लिया था, किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया था, और वो इस चीज़ को एक्सपेंड भी करना चाहता था, बढ़ाना भी चाहता था, कहाँ पर, नॉर्दर्न इंडिया की साइड में, ठीक। आगे देखिए, बैटल्स, हुमायूं कंसीडर्ड द अफगान थ्रेट एज द ग्रेवेस्ट, ठीक है। हुमायूं जो है अफगान थ्रेट को ग्रेवेस्ट मानते हैं, ठीक है। ग्रेवेस्ट का मतलब होता है कि सबसे गंभीर था ये। हुमायूं कंसीडर्ड द अफगान थ्रेट एज ग्रेवेस्ट, ग्रेवेस्ट मतलब सबसे गंभीर। ही डिसाइडेड टू डील विथ इट फर्स्ट, और उन्होंने डिसाइड किया कि पहले जो है हम इसी चीज़ से निपटेंगे, ठीक है। इन 1532 ही डिफीटेड द अफगान फोर्सेस एट दादरा, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो दादरा में क्या किया इन्होंने, अफगान चीफ को 1532 में जो है हरा दिया, ठीक। ही देन लेड सीज ऑफ द सीज टू द फोर्ट ऑफ चुनार, और उसके बाद जो है इन्होंने चुनार का जो फोर्ट है उसको भी सीज कर दिया, विच वाज अंडर द अफगान। शेर खान वाज अलाउड टू कीप द फोर्ट ऑन कंडीशन दैट ही वुड रिमेन लॉयल टू हुमायूं, और शेर खान के सामने ये कंडीशन रखी गई, शेर खान वाज अलाउड टू कीप द फोर्ट, कि वो क्या करेगा, हुमायूं के प्रति लॉयल रहेगा, ठीक है। आप फोर्ट रख सकते हैं लेकिन आपको जो है, जो हुमायूं है उनके प्रति क्या रहना होगा, लॉयल रहना होगा, ठीक। हुमायूं देन मार्च अगेंस्ट बहादुर शाह हु फ्लेड विदाउट फाइटिंग हुमायूं, उसके बाद हुमायूं ने किया, मार्च किया किसकी तरफ, बहादुर शाह की तरफ, जो हुमायूं से युद्ध किए बिना ही निकल चुका था या जा चुका था, ये भाग चुका था, सकते फ्लू मतलब क्या होता है, भाग चुका था। गुजरात एंड मालवा बीकेम पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, तो इस टाइम पीरियड तक गुजरात और मालवा जो थे वो क्या हो चुके थे, मुगल एम्पायर का पार्ट बन चुके थे, ठीक है। मीन वाइल शेर खान स्ट्रेथेंड हिज पोजीशन इन ईस्टर्न इंडिया, और इसी टाइम पीरियड पर क्या होता है कि शेर खान ने जो है अपनी पोजीशन को बढ़ा लिया था, स्ट्रेथन कर लिया था, ठीक है। हुमायूं डिसाइडेड टू क्रश हिम वंस एंड फॉर ऑल, हुमायूं ने निश्चय किया कि क्या करूँगा, मैं इनको डिसाइड करूँगा, क्रश करूँगा, वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए। द मुगल एंड द अफगान फोर्सेस मीट एट चौसा इन 1539, ठीक है। 1539 में चौसा में जो है अफ़गान फोर्स और मुग़ल की फोर्सेस जो है मिलती हैं। द मुग़ल आर्मी वाज डिफीटेड, और मुग़ल आर्मी की क्या होती है, यहाँ पर हार हो जाती है। हुमायूं बेरली मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द बैटलफील्ड, और यहाँ तक कि हुमायूं को जो है युद्ध मैदान छोड़ करके भागना भी पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जो टाइम पीरियड मैंने बताया था ना आपको कि 1530 से 1540 तक, 1530 से आपने देखा कि ये गद्दी पर बैठा, लेकिन यहाँ 1539 में क्या होता है कि बैटल ऑफ चौसा होता है, और अफ़गान फोर्सेस से लड़ने के बाद जो है हुमायूं क्या करते हैं, इनको बैटल फील्ड छोड़ करके जाना पड़ता है, भागना पड़ता है। आफ्टर दी डिफीट एट चौसा हुमायूं रिटर्न टू आगरा एंड रेज्ड एन आर्मी, यानी कि चौसा में हार के बाद हुमायूं जो है रिटर्न होते हैं कहाँ, आगरा में, एंड रेज्ड एन आर्मी, और एक आर्मी इकट्ठा करते हैं फिर से। इन 1540 ही मेट शेर खान एट कन्नौज, ठीक है, और 1540 में ये कन्नौज में शेर खान से फिर मिलते हैं, ठीक। ही
चेज्ड हुमायूं आउट ऑफ हिज ओन किंगडम। और जो शेर खान थे वो क्या करते हैं कि इनका पीछा करते हैं या इनको जो है वहाँ से निकाल के भगा देते हैं, कह सकते हैं हरा देते हैं। शेर खान कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। और अब शेर खान क्या करते हैं कि दिल्ली और आगरा दोनों को ही कैप्चर कर लेते हैं। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह। और यही शेर खान जो है शेर शाह का टाइटल ले लेते हैं और एक सुर डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हुमायूं एग्जाइल एंड रिटर्न। एग्जाइल का मतलब आप समझते होंगे कि क्या होता है, अपने क्षेत्र से बाहर रहना। जैसे राम का एग्जाइल हुआ था, वनवास हुआ था, उसी कंडीशन में, उसी टर्म में ये क्या है, वर्ड है एग्जाइल। तो क्या हुमायूं का वनवास रहा और कैसे वो रिटर्न किए। हुमायूं एस्केप टू पर्सिया एंड स्पेंड द नेक्स्ट 15 ईयर इन द एग्जाइल। हुमायूं जो है पर्सिया चले गए और 15 साल तक वहाँ पर रहे। ठीक है, शेर शाह डाइड इन 1545। 1545 में क्या होता है कि शेर शाह, जिसका असली नाम क्या था, शेर खान था, जिन्होंने टाइटल लिया हुआ था, 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एंड वाज सक्सीडेड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स। और इसके बाद जो आने वाले रूलर होते हैं सुर डायनेस्टी में, वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है, कमज़ोर होते हैं, यानी कि उनके अंदर उतना पावर नहीं होता कि वो उस चीज़ को संभाल सकें या पूरे साम्राज्य को संभाल सकें। ठीक है, तो फिर आगे देखिए क्या है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, हुमायूं रिटर्न टू इंडिया विद द हेल्प ऑफ द रूलर ऑफ पर्सिया। ही डिफीटेड द अफगान फोर्सेस एंड रीगेन्ड द लॉस्ट टेरिटरीज। और इसी चीज़ का एडवांटेज लेकर के कि शेर खान जो है 1545 में ख़त्म हो चुके हैं, एक्सपायर कर चुके हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है कि हुमायूं फिर से वापस आते हैं, किसकी मदद लेकर के, पर्सिया के रूलर की मदद लेकर के। अफ़गान फोर्सेस को डिफीट करते हैं एंड रीगेन। और जो इनने अपनी टेरिटरी जो है इनसे हार गए थे उसको जो है दोबारा ये रिकैप्चर कर लेते हैं। ही रीएस्टेब्लिश्ड मुगल रूल। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स हुमायूं डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, और जल्दी क्या होता है, हुमायूं जो है एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं 1555 में। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो टाइम पीरियड दिया गया है कि 1530 से लेकर के 1540 और फिर 1555 से लेकर के 1556, तो बीच में 15 साल ये कहाँ रहे, तो ये पर्सिया चले गए थे, इनको खदेड़ दिया गया था यहाँ से। 55 में आते हैं और कुछ ही बहुत जल्द जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब ये दिया गया है मोर टू नो अबाउट हुमायूं, वो भी देख लीजिए। गुलबदन बेगम द सिस्टर ऑफ हुमायूं इज़ द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा। ठीक है, जो गुलबदन बेगम थी, कौन थी ये, हुमायूं की सिस्टर थी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, और इन्होंने ही क्या लिखी है, हुमायूं नामा लिखी है। और हुमायूं नामा है क्या, बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। ठीक है, हुमायूं की क्या है, ये बायोग्राफी है। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हुमायूं नामा इज। अब जो ये हुमायूं नामा है इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था, थोड़ा सा देख लीजिए, याद नहीं करना, केवल सुन लीजिए अगर अच्छा लगे सुनने में आपको। तो हुमायूं नामा इज अहवल हुमायूं पादशाह जमाह कारदोम गुलबदन बेगम बिन्त बाबर पादशाह अमा अकबर पादशाह है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पूरा जो है एक पैसेज पढ़ लिया, लेकिन पैसेज नहीं है, क्या था, इसका ओरिजिनल टाइटल था हुमायूं नामा का। तो आपको याद नहीं करना है, केवल आपको इसको माइंड में रखना है कि ऐसा कुछ मैंने सुना था कभी। ठीक है, खैर, द बायोग्राफी इज़ यूनिक एज इट इज़ द ओनली सर्वाइविंग वर्क ऑफ अ रॉयल मुगल वुमेन इन द 16th सेंचुरी। अच्छा, ये क्या है, अपने आप में यूनिक है, क्योंकि देखिए हम बात कब की कर रहे हैं, 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। और आप सोच के देखिए कि उस टाइम पर मतलब जो है किसी महिला द्वारा लिखा गया, ये अपने आप में क्या था, यूनिक, एक कह सकते हैं कि टेक्सचर था, बुक थी। ठीक है, खैर, अब आगे आते हैं हम लोग शेर शाह सूरी पर। ठीक है, तो 1540 से 1545। ठीक है, शेर शाह वाज द सन ऑफ अफ़गान जागीरदार इन सासाराम बिहार। ठीक है, जो शेर शाह थे वो क्या थे, अफ़गान जागीरदार था, जिनका नाम क्या था,
अफ़गान जागीरदार थे सासाराम बिहार में। उनके क्या थे, ये पुत्र थे शेरशाह, और इनका रियल नाम क्या था, फरीद खान था। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर आफ्टर ही किल्ड द टाइगर। इन्होंने शेर को मारा था, इसलिए कहते हैं कि इनको टाइटल क्या मिला था, शेरशाह मिला हुआ था। शेरशाह वाज अ वेरी एम्बिशियस मैन, बहुत ही क्या थे, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। विद इन अ फ्यू ईयर ही रेज्ड अ लार्ज आर्मी एंड बिकम पावरफुल इन द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, शेरशाह विद इन अ फ्यू ईयर, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में, ही रेज्ड अ लार्ज आर्मी, उन्होंने एक लंबी जो है आर्मी इकट्ठा की, एंड बिकेम पावरफुल इन द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ बिहार, जो कि आज के बिहार और झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में कवर किया जाता है, यहाँ पर इसको कवर कर लिया। ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली, उन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया और दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया। ही वेंट ऑन टू एनेक्स टेरिटरीज इन नॉर्थ, यानी कि वो नॉर्थ में भी टेरिटरीज को जीतते जा रहे थे। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर। अनफॉर्चुनेटली शेरशाह रूल फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, ही डाइड इन 1545 एंड वाज बरीड एट सासाराम। दुर्भाग्यवश कह सकते हैं कि शेरशाह ने जो है बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रूल किया, और 1545 में उनको सासाराम बिहार में जो है बरीड किया गया या दफनाया गया। शेरशाह वाज अ गुड जनरल एंड एन इवन बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, क्या था, अच्छा जनरल था और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। ही रिफॉर्म द सिविल मिलिट्री एंड द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो मिलिट्री थी उसको भी उन्होंने रिफॉर्म किया था, और प्लस जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसको भी किया था, रिफॉर्म किया था। ही इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द फोर रनर ऑफ अकबर, और उनको ऐसा माना जाता है कि ये क्या थे, अकबर के 4 रनर थे, यानी कि अकबर से पहले जो अकबर नीतियाँ लेकर के आए थे, उनसे पहले कोई व्यक्ति लेके आया था, कौन था वो, शेरशाह सूरी थे। मैनी ऑफ द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाई शेरशाह वर कॉन्टिन्यूड बाई अकबर, क्योंकि इनके द्वारा चलाए गए कई ऐसे प्रयास थे जिनको अकबर ने भी क्या रखा, कॉन्टिन्यू रखा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू, ये 3-4 टॉपिक जो है आपके और रह गए हैं, तो इसको मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर था इतना। अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन पसंद आया हो जो बताया मैंने, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।